अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ उमर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। तो आज हमने एक टॉपिक डिस्कस करना है। टॉपिक है रूल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एसेट्स क्या होते हैं। एसेट इज़ इकोनॉमिक रिसोर्स डेट हैव सम वैल्यूज़ एंड यूज़फुल थिंग्स। एसेट्स इकोनॉमिक रिसोर्स के ज़रिए हासिल करते हैं और सम वैल्यूज़ एंड यूज़फुल थिंग्स एंड वी कन्वर्टेबल इन द कैश, और हम इसको क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास है लैंड, गोल्ड, सिल्वर्स एंड ज्वेलरी। एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो हमें इकोनॉमिक रिसोर्स से हासिल होती हैं और हम उसको कैश की सूरत में कन्वर्ट कर सकते हैं और कुछ ना कुछ उन चीज़ों की वैल्यूज़ होती हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं फोर मेन रूल हैं ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स के। नंबर 1 है हमारे पास कंजप्शन स्मूथिंग। तो कंजप्शन स्मूथिंग क्या है? कंजप्शन स्मूथिंग मीन्स इंसान जो कुछ कमाता है ना, उसमें से कुछ क्वांटिटी वो सेव कर लेता है और कुछ क्वांटिटी वो कंज्यूम कर लेता है। यही हमारी कंजप्शन स्मूथिंग कहलाती है। अब डिस्कस करते हैं। इन द वर्ल्ड every person have two main parts of life, when he is working, when he is retired। हर शख्स के दो पार्ट होते हैं, जब वो काम करना स्टार्ट करता है वो पार्ट, और जब वो रिटायर हो जाता है एक पार्ट वो होता है। तो द वर्किंग पीरियड इज़ वेरी हाई वर्किंग पीरियड व्हेन ही स्टार्ट अर्निंग। वर्किंग पीरियड वेरी हाई होता है जब भी कोई शख्स अपने काम को स्टार्ट करता है, यानी आपकी यंग एज का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा हाई होता है। उस वक्त आप अच्छा कमा सकते हो, अच्छी अर्निंग हासिल कर सकते हो और आपके पास टाइम अच्छा होता है, आपकी हेल्थ अच्छी होती है। आज ऑल थिंग्स आपके पास अवेलेबल होती हैं जिसके ज़रिए आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं इन द यंग एज। तो वक्त गुजरता जाता है, उसके बाद क्या होता है, एंड अदर इज़ वेरी लो अर्निंग पीरियड व्हेन ही रिटायर्ड। और दूसरा पीरियड कौन सा होता है? दूसरा पीरियड वेरी लो अर्निंग पीरियड होता है जब आपकी ओल्ड एज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जब आप बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो आपका जो अर्निंग सेशन होता है वो बहुत ज़्यादा क्लोज होता चल जाता है, कम कमाना स्टार्ट हो जाते हैं आप, और इट मीन्स आप रिटायर्ड हो जाते हैं। तो उसमें हमारे पास आगे है सो फाइनेंशियल एसेट्स टू हेल्प स्मूथ सम अर्निंग व्हेन वी अर्न स्टार्ट। तो फाइनेंशियल एसेट जो है वो हमें मदद करता है टू स्मूथ, हम बचा लें कुछ पैसे, कुछ मनी, कुछ गुड्स एंड कुछ फाइनेंशियल एसेट्स एंड यूज़ द रिटायर्ड पीपल व्हेन द अर्निंग इज़ वेरी लो। और जो हम अपने यंग एज में कुछ सेव कर लेंगे उसे हम यूज़ करेंगे किन में, इन द ओल्ड एज में। आप अपने बुढ़ापे में उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि उस वक्त आपका अर्निंग सेशन, जो कमाने का सेशन, आपकी कमाने की कैपेसिटी होती है, अर्न करने की कैपेसिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा लो होती है। यही हमारी कंजप्शन स्मूथिंग है कि आप दो टाइम पीरियड होते हैं आपके। फर्स्ट है आपके पास जब आप अर्निंग स्टार्ट करते हैं, वेरी हाई पीरियड होता है, अच्छा कमा सकते हैं आप, क्योंकि उस वक्त आपके पास अच्छी हेल्थ होती है और आपके पास पावर होती है, टाइम होता है, तमाम चीज़ें अवेलेबल होती हैं। सेकंड पीरियड वो पीरियड जब आप रिटायर हो जाते हैं, वेरी ओल्ड एज हो जाते हैं, तो उसमें अगर कुछ आपने स्मूथ करके रखा होगा, बचा के रखा होगा, तो क्या करते हैं आप लोग, वो अपने ओल्ड एज में यानी रिटायर वाले टाइम पर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास एलोकेटिंग ऑफ रिस्क। एलोकेटिंग ऑफ रिस्क मीन्स ऑल द रियल एसेट्स हैव रिस्क। अब जो भी रियल एसेट्स हैं हमारे पास, लाइक मशीनरी है और लैंड है, ये तमाम चीज़ें, ज्वेलरी है, ये हमारे रियल एसेट्स कहलाते हैं। इसमें रिस्क पाया जाता है, रिस्क टॉलरेंट एंड रिस्क अवर्स। एक रिस्क टॉलरेंट है और एक रिस्क है अवर्स। इफ फर्म्स वांट टू परचेज रियल एसेट लाइक मशीनरी एंड बिल्डिंग, सो फर्म इशूज बॉन्ड एंड शेयर्स। अब किसी भी फर्म ने अगर कुछ परचेज करना है तो उसके पास अगर अमाउंट ऑफ मनी नहीं है तो वो क्या करेगी, वो
कुछ ना कुछ शेयर्स अपनी इशू कर देगी, जिसके बाद उसके पास क्या होगा कि उसके शेयर्स सम पर्सन परचेज करेंगे, उसके पास फाइनेंशियल एसेट यानी पैसा मनी आ जाएगा। रिस्क टॉलरेंट इन्वेस्ट इन शेयर्स एंड बाय बॉन्ड्स। अब जो रिस्क टॉलरेंट होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं कि इसमें इन शेयर्स में एंड बाय बॉन्ड्स, और बॉन्ड्स को ख़रीद लेते हैं। अब आगे हैं हमारे पास एक एग्जांपल है, इफ़ एनी फार्मर्स हैव अ हार्वेस्ट। अब एक किसान है, अगर उसके पास गुड क्वालिटीज़ ऑफ लैंड है एंड वेदर इज़ वेरी फाइन है, तो इस एग्जांपल में वो यही बता रहा है कि वो ग्रो द माइस, माइस को ग्रो करता है, एंड वेदर इज़ वेरी फाइन, मौसम बहुत अच्छा है। द फार्मर गेट्स द गुड क्वालिटीज़ एंड गुड क्वांटिटीज़ ऑफ क्रॉप्स। तो रिजल्ट क्या आता है, इफ़ द प्राइस ऑफ माइस इज़ डिक्रीज। तो अगर प्राइस डिक्रीज़ हो जाती है तो उस कंडीशन में फार्मर क्या करता है वो हम देख लेते हैं। फार्मर करता है फ्यूचर कंट्रैक्ट। फ्यूचर कंट्रैक्ट क्या होता है? फ्यूचर कंट्रैक्ट इज़ अ कंट्रैक्ट इन विच टू पार्टीज एग्री, जिसमें टू पार्टीज एग्री करती हैं टू अ गिवन अमाउंट ऑफ गुड्स। ये देखिए, टू अ गिवन अमाउंट ऑफ गुड्स, फ्यूचर डेट एंड स्पेसिफिक प्राइस। तो टू पार्टीज आर एक्सचेंज गुड्स टू अ गिवन अमाउंट ऑफ गुड्स, फ्यूचर प्राइस एंड स्पेसिफिक डेट। ठीक है, दो पार्टीज़ हैं वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बना लेती हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि जिसमें दो पार्टीज़ एग्री हो जाती हैं कि हम लोग इस टाइम पर और इस प्राइस पर एक दूसरे से सेलिंग और परचेजिंग कर लेंगे, और जिसकी वजह से क्या होता है, आफ्टर डैट फार्मर नो नीड टू वरी अबाउट द फ्लक्चुएशंस। तो किसान के लिए जो वो सोच रहा था कि मैं उसकी माइस की प्राइस रिड्यूस हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है, तो उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं रहती कि कोई फ्लक्चुएशन आ जाए, प्राइस इंक्रीज़ हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए माइस की। उन्होंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, वो उस डेट पर उस प्राइस पर एक दूसरे से सेल और परचेज कर लेंगे। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट है सेपरेट ऑफ ओनरशिप्स एंड मैनेजमेंट। सेपरेट ऑफ ओनरशिप्स एंड मैनेजमेंट, इस पॉइंट में हमने ये डिस्कस करना है कि कोई भी फर्म है, अगर उसने एक बिज़नेस को स्टार्ट करना है, अगर उसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ मनी नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो क्या करती है कि उसके लिए अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स को क्या करती है, सेल कर देती है, और सम पर्सन, कुछ लोग उसे परचेज कर लेते हैं। उसके इवज़ वो क्या करती है, उसके बाद वो कंपनी जो है वो शेयर्स जो परचेज करते हैं उनको ओनरशिप्स दे देती है। ठीक है, मैनेजमेंट जो होती है, जो शेयर्स को इशू करती है, वो परचेज करने वाले को क्या करती है, ओनरशिप्स दे देती है। अब ओनरशिप्स देने के बाद इफ़ एनी पर्सन विच परचेज शेयर्स नॉट एग्री विद दिस, अगर वो शेयर्स को परचेज करने के बाद उससे एग्री नहीं होता, तो अगर उसके दिमाग में, अगर उसके माइंड में ये ख्याल आता है कि वो अपने शेयर्स को सेल करना चाहता है, तो वो चीज़ ही सेल कर सकता है जिसका इम्पैक्ट मैनेजमेंट पर कोई नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो शेयर्स नहीं सेल कर सकता जिससे इम्पैक्ट पड़े, बुरा इम्पैक्ट पड़े मैनेजमेंट पर, और मैनेजमेंट को कोई ख़तरा लायक हो जाए कि उनके बिजनेस में अप एंड डाउन की कंडीशन, डाउन की कंडीशन है, अप नहीं, डाउन की कंडीशन स्टार्ट हो जाए, कोई भी उनको कोई लॉस की कंडीशन ना हो। तो वही है, सेपरेट ऑफ ओनरशिप्स मीन अ इंडिविजुअल नीड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, जो मैंने बात की है, काफ़ी डॉलर्स की, लाखों डॉलर्स की ज़रूरत है टू स्टार्ट अ बिजनेस, नो नीड टू सेव मनी होल लाइफ। अब उसे इसकी बात की ज़रूरत नहीं है कि वो पूरी ज़िंदगी उस पैसे को जमा करता रहे बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो उसके लिए ही नीड टू इशू शेयर्स डिफरेंट शेयर होल्डर्स। अब वो क्या करता है, इशू कर देता है शेयर्स बाय सेपरेटिंग द ओनरशिप्स एंड मैनेजमेंट। अब जो उसके शेयर्स परचेज करते हैं उनसे वो एक ओनरशिप्स भी देता है। इफ़ द शेयर होल्डर डिसाइडेड टू शेयर सेल, वन कैन सेल these shares, नो इम्पैक्ट ऑन द मैनेजमेंट। वही बात है कि वो अपने शेयर्स को सेल कर पाएगा जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा किस पर, मैनेजमेंट पर।
अब उसके बाद हमारे पास लास्ट में पॉइंट जो है वो है ट्रांसफ़र फ्रॉम सरप्लस टू डेफिसिट्स। अब फंड का ट्रांसफ़र है सरप्लस से डेफिसिट की। सरप्लस कहते हैं हम मुनाफे की कंडीशन को, कोई भी बिजनेस है वो पॉजिटिव कंडीशन में चल रहा है तो सरप्लस कहलाता है, और अगर कोई भी बिजनेस अगर लॉस की कंडीशन में जा रहा है तो उसका डेफिसिट कहलाता है। तो विदाउट फाइनेंशियल एसेट्स के बगैर नॉट ओनली हैव अ गुड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, वन मस्ट हैव द फंड्स। और वो कह रहा है कि विदाउट फाइनेंशियल एसेट्स के बगैर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास क्या है, फंड्स है। सप्लाई ऑफ मनी, अगर आपके पास फंड सिंपल मीन्स है सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी अगर आपके पास मौजूद है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और उसके बाद बट फाइनेंशियल एसेट्स यू हैव द गुड आइडियाज़, लेकिन जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो आपको गुड आइडियाज़ देते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स में आपके पास ठीक है मशीनरी है और लैंड है, ये तमाम चीज़ें आपको क्या करती हैं, मुख्तलिफ़ आइडियाज़ दे सकती हैं कि आप किस तरह से अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। मशीनरी में आप कौन सा इनपुट यूज़ करें जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देगी, लेबर की क्वांटिटी आप कितनी इस्तेमाल करें, और कौन सी गुड्स परचेज़ करें, कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करें, परचेज़ नहीं, कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करें जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू और बेनिफिट्स प्रोवाइड करें। ये तमाम आइडियाज़ हमारे पास कहाँ से आते हैं, ये आते हैं हमारे पास फाइनेंशियल एसेट से। तो मेरे ख्याल है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए इकोनॉमिक्स क्लासेस के साथ। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।